आदरणीय साथी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये राजनीतिक बेईमानी की वजह से वो ऐसी बात कहते हैं। दे आर पॉलिटिकली डिसऑनेस्ट। तीन बातें हैं। पहली बात तो इस प्रदेश में बेरोजगारी की दर 35% है, वो नौकरियां कहां हैं जो आप लगा रहे हो? आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी को ट्रैश करके कल को आप संविधान को कहेंगे ये तो फाड़कर फेंक दो, परसों अखबार को फाड़कर फेंक दो। आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो सबसे ट्रस्टेड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ट्रैश करके आप हरियाणा में फैली बेरोजगारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। दूसरा, खट्टर सरकार ने 7.5 साल में लगभग 40,000 से 50,000 कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए। उतनी तो नौकरियां लगाई नहीं जितनी आपने निकाल दी, उसका भी कोई वो जवाब नहीं देते। और जो नौकरियां लगाई हैं वो पेपर बेच माफिया के माध्यम से लगाई गई हैं। एक नौकरी का वो दम भरा करते थे, क्लर्क की नौकरी का, उनके भी आधे बच्चे आप ही ने बर्खास्त कर दिए। खुद खट्टर साहब आप ही ने लगाए, आप ही ने बर्खास्त कर दिए। स्पोर्ट्स के जितने बच्चे थे आपने पहले नौकरी दे दी, उन्होंने 2-2 साल नौकरी की, उनकी शादियां होगी, बच्चे हो गए, फिर आपने कहा तेरा तो सर्टिफिकेट वैध नहीं है, टर्मिनेटेड। हाँ, जो ग्रुप डी के थे, वहां भी जो बच्चे लगाए, कोई पीएचडी था, आपने उसे ग्रुप डी की ऐसी नौकरी पर लगा दिया जो उसे करनी नहीं थी, उसने ज्वाइन ही नहीं किया। क्या ये मालूम है खट्टर साहब को कि 45% ग्रुप डी के बच्चों ने नौकरी नहीं ज्वाइन की, और जिन्होंने ज्वाइन की उनमें से 2,000 आपने नौकरी निकाल दी। तो ये कौन सा नौकरी लगाने का मॉडल है? सच्चाई है। एक सरकार से जब हम बात करते हैं बेरोजगारी को लेकर के, आपने भी कहा कि उसको डिनाई करती है सरकार। मुख्यमंत्री ये कहते हैं हमारे पास सेल्फ डिक्लेयर्ड डाटा है हरियाणा प्रदेश का, जिसके अंदर बेरोजगारी की दर पता चलती है। पेपर लीक को लेकर के जब हम बात करते हैं तब सामने बात आती है कि हमने इसको लेकर के अलग से हम विधानसभा के अंदर कानून लेकर के आए हैं। पेपर सरकार बनाती है ना HSSC बनाता है पेपर को, ये तमाम बातें कही जाती है। ये लगता है आपको ये पारदर्शिता के लिए तमाम चीजें क्या होना क्या चाहिए इसको? देखिए, भाजपा और जजप्पा के लोगों को सत्ता की मलाई खाने का रोजगार जरूर मिल गया, तो उतना तो खट्टर साहब सही कहते हैं। लूट और भ्रष्टाचार का रोजगार उन्हें जरूर मिल गया, ये भी खट्टर साहब सही कहते हैं, मैं सहमत हूं। पर हरियाणा के जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिनके परिवारजनों ने लाखों रुपया खर्च करके अपने बेटा बेटी को पढ़ाया है, काश खट्टर साहब जब जवान बेटा बेटी घर में हो, गुणी हो, शिक्षित हो, दक्ष हो, और 5-5 साल नतीजा ना आए, और जब नतीजा आए तो पेपर बेच माफिया के माध्यम से आए, उस माता पिता और उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी। काश खट्टर साहब उस माता पिता की पीड़ा को समझ सकते। लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा एक सवाल कहना है सर, गो टू हिम, उन्होंने अभी पूछा नहीं। मेरा सवाल थोड़ा इससे हटके है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? पहले राजस्थान, फिर पंजाब, अब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के विधायक जो है वो दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री को ना हटाया जाए, और मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि मैं छत्तीसगढ़ को पंजाब नहीं बनाऊंगा। क्या कहना चाहिए? इसी में जोड़ देता हूँ, 2 सवाल पेपर के रहेंगे, फिर पॉलिटिकल उनका जवाब देने में मैं जोड़ देता हूँ सवाल। पहले इनकी तसल्ली हो जाए। 10 तारीख को हुड्डा साहब करनाल से शुरुआत कर रहे हैं विपक्ष साहब के समक्ष। उस पर भी जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक है, उनका ये कहना है कि हमसे बात नहीं की गई, गोगी जी ने बात की, हमसे बात नहीं की गई, और विपक्ष साहब के समक्ष की जगह इसका नाम होना चाहिए था कांग्रेस साहब के। आदरणीय साथी, मैं आप सबके सवाल का एक ही जवाब दे देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा फोकस जो है, जो हरियाणा के नौजवान हैं, वो आप डाइवर्ट कर पाएं या वो डाइवर्ट हो जाए। पर मैंने इसीलिए कहा, पर मैं आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। भारतीय जनता पार्टी अपने सब तजर्बेकार लोगों को गुजरात में निकालकर दूध से मक्खी की तरह बाहर फेंक देती है। सारे मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, इस्तीफा लिखवा कर ले लिया जाता है, बोलते घर चले जाओ। कोई पत्रकार साथी ये नहीं पूछता नड्डा साहब से कि ये कौन सी डिक्टेटरशिप है,
भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में इसी टेन्योर में तीसरा मुख्यमंत्री बदलती है। पहले एक बदलती है, उसे बुलाते हैं, बोले भैया इस्तीफा लिख के दो, जाओ घर चले जाओ, कोई नहीं पूछता कि आप सीएम की बेइज्जत कर रहे हैं। फिर दूसरा आते हैं, उनको बोलते हैं नहीं नहीं तुम भी पसंद नहीं हो, तुम भी इस्तीफा लिखो, घर चले जाओ, कोई नहीं पूछता। अब तीसरा बना दिया, वो कितने, वो तो अब चुनावी खो जाएगा तो उन्हें वैसी विदाई हो जाएगी, वो अलग बात, पर कोई प्रश्न नहीं पूछता। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से भी जो एक सीनियर व्यक्ति हैं येदुरप्पा जी, उनको जबरदस्ती वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, पब्लिकली आंसू बहाते हैं, प्रधानमंत्री उन्हें मिलने से इनकार कर देते हैं, जबरन उनका इस्तीफा ले लेते हैं, कर्नाटक जैसे बड़े प्रदेश का। आप में से कोई साथी ये सवाल नहीं उठाता कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आदमी मोदी जी से भी सीनियर है उसको बेइज्जत करके धक्के मार के क्यों निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी मुरली मनोहर जोशी जी को वजारत से हटाकर, सुषमा स्वराज जी को वजारत से हटाकर जब वो जिंदा थी, जेटली जी को जब वो जिंदा थे वजारत से हटाकर घर भेज देती। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि भैया ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको पैदा किया था मोदी जी, और नड्डा साहब तो उनके कमरे के बाहर बैठे रहते थे, कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब आ जाइए कांग्रेस पर। जब कोई मुख्यमंत्री अपने सारे विधायकों का विश्वास खो दे तो उन्हें स्वयं भी नहीं रहना चाहिए। 78 विधायकों ने 79 में से लिख कर दिया कि वो मुख्यमंत्री का बदलाव चाहते हैं। अगर हम मुख्यमंत्री ना बदलते तो आप ये इल्जाम लगाते आप डिक्टेटर हो, 78 विधायक एक तरफ हैं, एक अकेला मुख्यमंत्री एक तरफ है, तो आप उनकी बात नहीं सुन रहे। और पहली बार पंजाब में किसी दलित मुख्यमंत्री को, एक नौजवान दलित बेटे को मौका मिला। एक नया इतिहास रचकर हमने दिखाया। भाजपा के पास कोएलिशन पार्टनर्स मिलाकर, अगर मुझे सही ख्याल है तो 15 प्रांत हैं। क्या कोई दलित मुख्यमंत्री है? मोदी जी बात तो करते हैं, किसी दलित को बनाया, किसी जांगड़ा समाज के आदमी को बनाया हो, किसी पंचाल समाज के आदमी को उन्होंने बनाया हो, किसी कश्यप समाज के आदमी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हो। अगर कांग्रेस ने एक पहल की तो उसमें उन्हें तकलीफ क्यों? और जहां तक छत्तीसगढ़ का आपने सवाल पूछा, छत्तीसगढ़ के कुछ विधायक साथी अगर दिल्ली आए और हम लोगों से बात करें तो ये उनका अधिकार है, ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। ना हमने मुख्यमंत्री हटाया ना नया बनाया। जब कभी हटाएंगे बनाएंगे तो आप ये सवाल पूछिएगा, अभी ये प्रीमेच्योर। ये आपका G23 मुखर हो गया, ये वो सवाल उठा रहे हैं कि ये फैसले कौन कर रहा है। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, और मुख्यमंत्री बदलने का निर्णय भी पंजाब में उन्होंने नहीं लिया। मैंने जैसा बताया 78 विधायकों ने लिख कर दिया आदरणीय मित्र, और फिर हमने मुख्यमंत्री को बदला। धन्यवाद। सर कर लें शुरू जी? नो। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, शास्त्री जी की जयंती भी है। दो ऐसे महापुरुष जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद निर्णायक भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक बार फिर उन दोनों महापुरुषों की याद में हम अपनी श्रद्धा सुमन दोबारा अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि महात्मा गांधी और शास्त्री जी का रास्ता सच का रास्ता है, दुर्गम कितना भी हो। उस रास्ते पर चलने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर एक साथी आज भी कटिबद्ध है। इसके साथ साथ आज एक अत्यंत गंभीर विषय को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। हरियाणा के लाखों भविष्यों की, युवाओं के भविष्य की बोली लगाकर
हरियाणा के नौजवानों के गुणों की, दक्षता की बोली लगाकर खट्टर सरकार और उसके साथ साथ हरियाणा भर्ती सेल काउंटर HSSC, क्योंकि अब उसका नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं रखना चाहिए, हरियाणा भर्ती सेल काउंटर ने हरियाणा के नौजवानों की योग्यता और दक्षता पर ग्रहण लगा दिया है। पूरी परीक्षा प्रणाली, पूरी परीक्षा पद्धति, उस सब का हरियाणा भर्ती सेल काउंटर यानी HSSC ने सत्यानाश कर दिया है। और उनके सारे पारदर्शिता और ईमानदारी के दावों की खट्टर साहब के ढोल की पोल अब खुल चुकी है। हरियाणा में पेपर बेच माफिया हावी है। पिछले 7.5 साल में 30 पेपर लीक हुए और खुलेआम बेचे गए। सरकार में बैठे राजनेताओं और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बैठे लोगों पर सीधे उंगलियां उठी, पर 7.5 साल में एक व्यक्ति को भी सजा नहीं मिली। अब सब इंस्पेक्टर पुरुष, सब इंस्पेक्टर मेल की भर्ती में एक बहुत बड़ा घोटाला और गड़बड़झाला सामने आया है। हरियाणा में 1,58,207 युवाओं ने 400 सब इंस्पेक्टर मेल के पदों के लिए आवेदन किया और 1,07,000 बच्चों ने सब इंस्पेक्टर मेल की परीक्षा 26 सितंबर 2021 को दी। एक बार फिर हरियाणा के नौजवानों के भविष्य को बोली लगाकर बेच दिया गया। अब उस पर पर्दा डालने का षड्यंत्र चल रहा है और नौकरियों की दलाली करने वाले गिरोहों के सरगनाहों को बचाने में पूरी भाजपा और जजप्पा सरकार लगी है। और मैं 5 बिंदु लेकर कागजात के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। पहला, एक नहीं 3 पेपर, अलग अलग सेंटर में अलग अलग पेपर, किसी सेंटर में 2 पेपर करवाए, किसी में 3 पेपर दिए। पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में हमने ये तो सुना है एक परीक्षा का एक पेपर होता है, पर एक परीक्षा के 3 पेपर होते हैं। ये पहली बार हरियाणा जो भर्ती सेल काउंटर है उसने साबित कर दिया। और मैं इन तीनों पेपर्स की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये हैं वो 3 पेपर, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ये 3 पेपर है। ये तीनों ही पेपर दे दिए एक ही दिन में। युवाओं ने साफ तौर से बताया कि ज्यादातर जगह पेपर 1 दिया गया, कुछ जगह पेपर 2 दे दिया गया। कुछ सेंटरों में यह भी हुआ कि पेपर 1 जब उन्होंने कर लिया तो उसके बाद पेपर 2 भी करवाया। और कुछ सेंटरों में पेपर 1, 2 और 3 तीनों दे दिए 20-20 मिनट के चक्कर में। परीक्षार्थियों ने यह भी बताया, उदाहरण के तौर पर सेंटर कोड 69, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज नियर ओल्ड सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव, यहां 9 बजे से 10:30 बजे तक पेपर 1 हुआ। मैं दोबारा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, 9 से 10:30 बजे तक यह पेपर 1 हुआ। जब यह पेपर खत्म हो गया तो सारे बच्चों को रोक लिया और फिर 11:30 बजे से 1 बजे तक इन्हीं बच्चों से यह पेपर 2 लिया गया। एक और उदाहरण आपको देता हूं। रिवाड़ी में सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर 15 मिनट पहले 15 मिनट पेपर 1 दिया गया, उसके बाद बोले तो गलत है वापस दे दो हमें, वापस ले लिया, नई OMR शीट दी, फिर पेपर 2 दे दिया, माफी चाहूंगा, वो चला 20 मिनट, ये इधर, और 20 मिनट के बाद फिर बोले नहीं ये भी गलत है, फिर ये पेपर 3 दे दिया।
ये रेवाड़ी में सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात है। ये सारी बातें मैं नहीं अकेले कह रहा, ये बच्चों ने रिकॉर्ड पे लगा दी और मैंने ये सारे कागजात आपको मैं भेज रहा हूं फोटोज के साथ। ये अकेला मैं नहीं कह रहा, ये विद्यार्थियों ने, जो परीक्षार्थी थे, उन्होंने रिकॉर्ड पे लगाई। मैं आपको इनकी प्रतिलिपि भेज रहा हूं, इन्हें यहां रखें। और जो स्थानीय समाचार पत्र हैं उन्होंने भी ये फिर छाप दिया कि 3-3 पेपर हुए। कई बार प्रांत में नहीं छप पाता, आप समझते हैं, हर अखबार का लोकल संस्करण है। ये सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी का है। बाकायदा वहां के हमारे जो जागरूक पत्रकार भाई होंगे उन्होंने फोटो भी लगाई और खबर भी लगाई। साथियों, बात बड़ी सीधी है, सवाल भी सीधा है। पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल की एक परीक्षा के लिए 3 पेपर क्यों? दूसरा, ज्यादातर सेंटरों में पेपर 1 दिया, गुड़गांव में 1 से अधिक सेंटरों में 9 से 10:30 और फिर 11 से 1:30 दूसरा पेपर करवाया। कुछ सेंटरों में गुड़गांव के आधे अधूरे बीच के अंदर दूसरा पेपर दे दिया और रेवाड़ी में 3 पेपर दे दिए 20-20 मिनट के अंतराल में। ऐसा क्यों? तीसरा सवाल, ये पेपर 1, 2 और 3 का माजरा क्या है? इसी गड़बड़ झाले की वजह से साथियों 8 दिन बीत गए हैं परीक्षा को। 26 सितंबर को परीक्षा हुई थी, आज 2 अक्टूबर है, 8 दिन हो गए। 8 दिन से हरियाणा भर्ती सेल काउंटर यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आंसर की जारी नहीं की। 24 घंटे में आंसर की जारी होती है, आप सबको मालूम है। 8 दिन से आंसर की नहीं आई। क्यों? आंसर की देंगे तो 3 पेपरों की देनी पड़ेगी। 3 पेपरों की दे नहीं पा रहे, इसलिए आंसर की नहीं जारी करते। क्यों? जवाब प्रथम दृष्टि से साफ है। ये तो सवाल थे, जवाब भी मैं आपको बता रहा हूं। गुड़गांव और रेवाड़ी में सब इंस्पेक्टर मेल का पेपर लीक हो गया, प्रथम दृष्टि से साफ है। इसीलिए उन्होंने वो पेपर कैंसिल करके वहीं दूसरा तभी मौके पर करवा लिया। जब उन्हें पता चला ये अब रेवाड़ी में भी लीक हो गया तो रेवाड़ी में दूसरा पेपर दे दिया। फिर पता चला दूसरा भी शायद लीक है तो तीसरा दे दिया। नहीं तो और तो कोई कारण ही नहीं है। और गुड़गांव के एक सेंटर में नहीं हुआ, कई सेंटर्स में हुआ। अब इस बात की क्या गारंटी है, आप बताइए, कि वो पेपर जो गुड़गांव के 1 या 2 या 5 सेंटर्स में लीक हुआ और रेवाड़ी में लीक हुआ, वो बाकी प्रदेश में नहीं बेच दिया गया पेपर लीक माफिया के द्वारा? तो अगर ऐसा है तो पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेल की परीक्षा की वैधता क्या बची है? यह पहला पहलू। दूसरा पहलू, परीक्षा सेंटरों में जो मुझे भी जानकारी है, हमने भी सरकार चलाई है और कुछ मुझे सिलेक्शन कमीशन का भी थोड़ा बहुत बाहर से देखकर आइडिया है। परीक्षा सेंटरों में जितने परीक्षार्थी हैं उतनी ही ओएमआर शीट दी जाती। भाई फालतू दे दोगे तो कोई चोरी करके भर ले, बाद में वो दे ही नहीं सकते आप। तो आप मुझे बताइए, फिर गुड़गांव और रेवाड़ी के परीक्षा सेंटरों में 2 बार परीक्षा कैसे ले ली गई? दैट मीन्स वहां डबल ओएमआर शीट उपलब्ध थी। और जब 3 बार पेपर दिया गया तो 3 बार ओएमआर शीट उपलब्ध थी। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और खट्टर साहब ये बता दें, दुष्यंत चौटाला बता दें कि भैया परीक्षार्थियों से ज्यादा ओएमआर शीट देंगे तो फिर कोई भी उस सेंटर से वो ओएमआर शीट निकालकर बाद में पिछली डिस्ट्रॉय कर दे, दोबारा भर दे, तो फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी, सैंक्टिटी एग्जाम की रह क्या गई? दैट मीन्स आप एक रैकेट चला रहे हो, आप डबल ट्रिपल नंबर ऑफ ओएमआर शीट्स देते हो, तो कोई भी उस ओएमआर शीट, मैंने आज एक ओएमआर शीट में भरा, वो तो सिर्फ टिक्ट है, बाद में
ये एग्जामिनर हैं सेंटर के, स्टाफ हैं, इन्होंने कहा कि ओके अब ये तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक और भर दे बाद में बैठकर और ये वो लगा दें। तो पेपर की सैंक्टिटी क्या है? तीसरा पहलू, तीनों पेपरों में मैंने इनका ध्यान से अवलोकन किया, एक एक सवाल खुद पढ़ा। पेपर की पद्धति, पेपर का विषय, पेपर के सवालों का तरीका और विषय पर सवालों की संख्या सारी अलग अलग है। हाउ डू यू इक्वलाइज? आप इनसे 12वीं का एग्जाम ले रहे हो, इनसे बीएससी का एग्जाम ले रहे हो, इनसे एमएससी का एग्जाम ले रहे हो, इनसे पीएचडी का एग्जाम ले रहे हो एक ही पोस्ट के लिए। और उसका मैंने फिर एक चार्ट बनाया, वो चार्ट मेरे पास है भी और मैंने आपको भेजा भी है। कंपैरेटिव चार्ट है, मैंने टाइप करके आपको भेजा है। जीके, पेपर 1 में जीके के 20 सवाल हैं, पेपर 2 में 12 सवाल हैं, पेपर 3 में 15 सवाल हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग, पेपर 1 में जो हुआ 12 सवाल हैं, पेपर 2 में मैथ्स के 36 सवाल हैं, 3 गुना बढ़ गए। पेपर 3 में 33 सवाल हैं। हाउ विल यू इक्वलाइज? हरियाणा पर पेपर 1 में 24 सवाल हैं, पेपर 2 में 25 सवाल हैं और पेपर 3 में 12 सवाल हैं, आधे हो गए, 100% रिडक्शन हो गई। साइंस, पेपर 1 में 7 सवाल हैं, पेपर 2 में 5 सवाल हैं और पेपर 3 में 14 सवाल हैं। पेपर आपको आएंगे, आप पढ़ लीजिए, तो डबल हो गए, 7 से 14। कंप्यूटर, पेपर 1 में 7 सवाल हैं, पेपर 2 में कोई सवाल नहीं है और पेपर 3 में 10 सवाल हैं। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पेपर 1 में 7 सवाल हैं, पेपर 2 में 0 सवाल है, पेपर 3 में 8 सवाल है। हिंदी, पेपर 1 में 6 सवाल हैं, पेपर 2 में 11 सवाल हैं, पेपर 3 में 0 सवाल है, कोई सवाल ही नहीं। अंग्रेजी, पेपर 1 में 5 सवाल हैं, पेपर 2 में 7 हैं, पेपर 3 में 0 हैं। तो आप मुझे बताइए, 3 पेपर अगर अलग अलग बच्चों ने ये दिए हैं, उनकी इक्वलाइजेशन होगी कैसे? ना विषय सेम है, ना पद्धति सेम है, ना तरीका सेम है, तो फिर इस पेपर की वैधता क्या है? चौथा पहलू, जिसकी आपने कुछ चर्चा भी की है और कुछ मिस कर गए हैं आप लोग भी, बेतुके, बेहुदे और बेवकूफाना सवाल पूछे गए, जिनका पुलिस कांस्टेबल मेल की भर्ती से कोई वास्ता नहीं। मैं आपको इनका पेपर 1 के वो सवाल फिर दिखाना चाहूंगा और मैंने सवालों की संख्या प्रेस विज्ञप्ति में लिख दी है। हमने सबने देखा कि होम मिनिस्टर ने शादी की या नहीं शादी की, उससे मेल कांस्टेबल की भर्ती का कोई सवाल वास्ता नहीं हो सकता। हमने ये भी देखा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के गांव का सब इंस्पेक्टर लगने से क्या कनेक्शन हो सकता है। ये 2 सवाल चर्चा में रहे, पर मैं अब बाकी के और बताता हूं। एक और सवाल है 22 नंबर पे, कौन से बीजेपी के एमपी के पिता का देहांत हो गया? भैया बड़ी बुरी बात है, किसी के पिता का देहांत हो गया, पर उसका सब इंस्पेक्टर मेल से क्या कनेक्शन है, यह बताओ। उत्तराखंड का कौन सा भाजपाई मंत्री हरियाणा से जुड़ा हुआ है? क्यों भैया, सब इंस्पेक्टर ने पकड़ने जाना है उसे? आप बीजेपी के कोई कार्यकर्ता की भर्ती कर रहे हो या हरियाणा के सब इंस्पेक्टर मेल की भर्ती कर रहे हो? मैंने पिछली बार भी आपको सवाल दिखाए थे, किस तरह के बेवकूफाना और बेतुके थे। ये देख लीजिए, उत्तराखंड के कौन से भाजपाई मंत्री का हरियाणा से जुड़ा हुआ है? क्यों? इसका सब इंस्पेक्टर मेल से क्या कनेक्शन है? आकाशवाणी का डायरेक्टर कौन है? सब इंस्पेक्टर मेल लगने के लिए आप ऑल इंडिया रेडियो में पत्रकार भर्ती कर रहे हो या पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हो? गौ सेवा आयोग का हरियाणा का चेयरमैन कौन है, उसका नाम बताओ, उसका सब इंस्पेक्टर मेल से क्या कनेक्शन है? एक और सुनिए नया, बीजेपी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के
जो मुख्यमंत्री पिता रहे उनका नाम बताओ। क्यों साहब, बीजेपी में कार्यकर्ता भर्ती कर रहे हो या सब इंस्पेक्टर मेल भर्ती कर रहे हो? उसका क्या लेना देना है? एक और सवाल देखिए, कौन से डायरेक्टर जनरल पुलिस की मृत्यु हो गई है हरियाणा के? माफ करना, मुझे लॉ एंड ऑर्डर देखना है या रिटायर्ड डीजीपी कौन जिंदा है, उसकी उम्र क्या है, वो कौन से मकान में रहता है, वो जिंदा है या नहीं है, ये देखना है। ये एक सवाल नहीं, मैं इसीलिए कहा, आपने तो 2-3 सवाल छापे, परंतु मैंने और सवाल देखे तो इस तरह के बेवकूफाना और बेतुके सवाल हैं। इनके आधार पर कैसे आप भर्ती कर सकते हैं, ये चौथा पहलू है। और एक आखिरी और पांचवां पहलू भी है। एक नया ऑर्डर अब इन्होंने निकाल दिया। कल जब मैंने पत्रकार वार्ता कर रहा था, कहा कि मैं खुलासा करूंगा, तो शाम को ही माननीय खट्टर साहब ने और उनके कमीशन ने यह ऑर्डर निकाल दिया और कहा कि हां, अब हम 3 सेंटरों में दोबारा परीक्षा लेंगे एसआई मेल की। और उसके नीचे ये लिख दिया कि आपकी मर्जी है, अगर आप नया पेपर देना चाहो तो नया दे लो, नहीं तो पुराना काउंट कर लेंगे। तो फिर 3 सेंटरों में क्यों, बाकियों में क्यों नहीं? 500 बच्चों को तो सेकंड पेपर का चांस है, तो बाकी 1 लाख बच्चों को क्यों चांस नहीं है? व्हाट इज द रीजन एंड व्हाई आर यू होल्डिंग? इसका मतलब जो हम कह रहे हैं वो सही है। और ये तो 3 सेंटर कह रहे हैं, और जैसे ही इन्होंने 3 सेंटर कहा तो बाकी के बच्चों ने लिख दिया जी हमारे भी ऐसे ही आया था पेपर, तो बाकी सेंटर वालों ने। ये भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। सारे बच्चों ने लिख दिया कि जी मेरे भी ऐसा ही पेपर था, तो मेरे में भी करो। तो कितने ऐसे सेंटर हैं जहां ये गड़बड़ हुई? ये देखिए, मैंने नहीं लिख रहा, ये बच्चे अपना नंबर, सेल फोन नंबर देकर ये हरियाणा के युवा लिखने लग रहे हैं। तो ऐसे कितने और सेंटर हैं जहां आपने ये बेवकूफी या गड़बड़ झाला या घोटाला किया, जहां जहां से पेपर लीक हुआ था, फिर आपने दूसरा पेपर दिया, फिर आपने तीसरा पेपर दिया। तो साथियों, इन सारी बातों के मद्देनजर सब इंस्पेक्टर मेल की परीक्षा की शुचिता या सार्थकता क्या बच गई? और इसलिए एक तरफ तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी बेरोजगारी में हरियाणा में गोल्ड मेडल बनाने में लगे, और दूसरी तरफ सालों तक मेहनत करके हरियाणा के युवा अपनी दक्षता और गुण से जब पेपर देने जाते हैं तो माफिया वहां पेपर इस प्रकार से बेच डालता है। या आप एक ही परीक्षा के 3-3 पेपर ले रहे हैं, और उनका हाल क्या है, मैं और सवालों का मैंने दोनों आपको पढ़कर सुनाए। तो इसलिए इस पूरे सब इंस्पेक्टर मेल के पेपर प्रकरण और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और उनकी कार्यप्रणाली, उनकी जांच हाई कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस के कमीशन से 90 दिन में पूरी हो करवाई जानी चाहिए। और तब तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी भर्ती सेल काउंटर को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये हमारी 2 मांगे।